सभी व्यूवर्स को मेरा नमस्कार। पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने जैक द्वारा जारी किए गए मॉडल पेपर 1 के सेक्शन ए को डिस्कस किया था, जो कि क्लास 11th के लिए है। मैं इस लेक्चर में सेक्शन बी को डिस्कस करूंगा और जिसके कुछ क्वेश्चंस आपके सामने यहाँ पर होंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। राइट एक्सप्रेशन फॉर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू मासेस m1 एंड m2 सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r। यहाँ पे हमें एक्सप्रेशन फाइंड करना है, एक्सप्रेशन लिखना है, जो कि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के थ्रू दिया जाता है। तो आपको पहले से पता है F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2 एंड F इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू 1/r²। और दोनों को जब आप कंबाइन करते हैं तो F प्रोपोर्शनल टू m1 m2/r²। और यहाँ से जो रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन है वो आता है F इक्वल टू कैपिटल G, जिसे आप ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं, कैपिटल G m1 m2/r²। यही हमारा रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन है, इसी को लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसके दो कैरेक्टरिस्टिक्स, दो गुण आपको बताने हैं। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक देखिए, ग्रेविटेशनल फोर्सेस बिटवीन टू बॉडीज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। दो बॉडीज होंगी जिनके बीच ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। तो अगर पहली बॉडी A है, दूसरी बॉडी B है, तो A B पर जो फोर्स लगाएगी वो अट्रैक्टिव फोर्स इस डायरेक्शन में होगा, जबकि B A को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। तो ये जो दोनों फोर्सेस हैं, मान लेते हैं एक का नाम F1 और दूसरे का नाम F2 दे देते हैं, ये जो दोनों फोर्सेस हैं वो मैग्नीट्यूड में तो इक्वल होंगी बट डायरेक्शन इनका ऑपोजिट होगा। तो ये पहला कैरेक्टरिस्टिक है। दूसरे कैरेक्टरिस्टिक की बात करें, दीज फोर्सेस आर इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ द इंटरवेनिंग मीडियम। इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में चाहे कोई सा भी मीडियम हो, वो चाहे गैसियस मीडियम हो, लिक्विड मीडियम हो या फिर कोई दूसरा मीडियम हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है, फोर्सेस उतना ही लगेगा, है ना, चाहे वो किसी भी मीडियम में इंडिपेंडेंट है। ये फोर्सेस इंटरवेनिंग मीडियम के नेचर से इंडिपेंडेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का कहना है ड्रॉ स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व, मार्क क्लियरली यील्ड पॉइंट एंड ब्रेकिंग पॉइंट। आपने ऑलरेडी स्ट्रेस एंड स्ट्रेन पढ़ा है और उसके अकॉर्डिंग जब इन दोनों के बीच एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो हमारे पास स्टार्टिंग में जो ग्राफ का नेचर है वो स्ट्रेट लाइन टाइप का आता है और ये होता है स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन की वजह से। आपने हुक्स लॉ पढ़ा होगा जिसमें कहा गया है कि विद इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। जितना आप स्ट्रेस इस्तेमाल करेंगे उसी के रेस्पेक्ट में स्ट्रेन भी होगा। और फिर धीरे धीरे ग्राफ थोड़ा बेंड कर जाता है और पोजीशन बी पर हम पहुंच जाते हैं, जिसे हम लोग इलास्टिक लिमिट या यील्ड पॉइंट कहते हैं। दैट मीन्स ये वैसा पॉइंट है जिसके वैल्यू तक अगर आप स्ट्रेस अप्लाई किए हो और फिर उस स्ट्रेस को आप रिमूव कर देते हैं तो जो बॉडी है, जो इलास्टिक मटेरियल है, वो अपने ओरिजिनल कंडीशन पे वापस आ जाता है और इसी वजह से इसको इलास्टिक लिमिट कहते हैं। वो मैक्सिमम लिमिट ऑफ स्ट्रेस है, जहाँ तक आप किसी बॉडी पे अगर बॉडी को डिफॉर्म करते हैं तो वापस वो अपने ओरिजिनल कंडीशन को रीगेन कर लेता है। फिर उसके बाद सिनारियो चेंज हो जाता है और आगे चल करके पॉइंट डी जो है वो ब्रेकिंग पॉइंट या फ्रैक्चर पॉइंट कहलाता है। दैट मीन्स कि व्हेन द डिफॉर्मेशन इज कीप ऑन इंक्रीजिंग द बॉडी ब्रेक्स एट पॉइंट डी इज नोन एज ब्रेकिंग पॉइंट। दैट मीन्स कि बाद में जब आप फिर भी डिफॉर्मेशन उसमें करते चले जा रहे हैं सब्सटेंस में, इलास्टिक मटेरियल में, तो एक स्थिति ऐसी आएगी, स्ट्रेस जो रिगेन होने वाली जो प्रॉपर्टी है वो तो पहले ही ख़त्म हो चुकी है पॉइंट सी तक, और उसके बाद सब्सटेंस में अगर आप डिफॉर्मेशन करते हैं तो सब्सटेंस स्ट्रेन को बढ़ाएगा, स्ट्रेन बढ़ता चला जाएगा और एक कंडीशन ऐसा आएगा कि बॉडी जो है वो ब्रेक कर जाएगा और उस पॉइंट को हम लोग कहेंगे ब्रेकिंग पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 10 पे बात करते हैं डेराइव एन एक्सप्रेशन फॉर एक्सेस प्रेशर इनसाइड ए लिक्विड ड्रॉप। लिक्विड ड्रॉप के अंदर जो एक्सेस प्रेशर लगता है उसका एक एक्सप्रेशन हमें फाइंड करना है।
और इसके लिए हमने एक लिक्विड ड्रॉप कंसिडर किया है आर रेडियस वाला, और मान लीजिए कि उस पर सरफेस टेंशन टी एक्ट कर रहा है, कैपिटल टी। और इसमें ये कंसिडर करते हैं कि जो पी है वो प्रेशर है इनसाइड द ड्रॉप, पी इज़ द प्रेशर इनसाइड द ड्रॉप, और पी ए जो है वो बाहर से लगने वाला प्रेशर है उस लिक्विड ड्रॉप पर। पी ए आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर कह सकते हो इसको, है ना, वो बाहर से लग रहा है, लेकिन फिर भी लिक्विड अपने आप को मेंटेन किए हुए है। दैट मीन्स कि जो इनसाइड प्रेशर है वो ज़्यादा है, तो एक्सेस प्रेशर इनसाइड द ड्रॉप कितना होगा, पी माइनस पी ए। अब ये फाइंड कर लेते हैं कि आउटवर्ड फोर्स एक्टिंग ऑन द ड्रॉप वो कितना है। प्रेशर लग रहा है तो बाहर से कितना फोर्स एक्ट कर रहा है, तो प्रेशर ऑन द ड्रॉप एंड सरफेस एरिया ऑफ द ड्रॉप, इन दोनों को मल्टीप्लाई अगर कर देंगे तो हमें मिल जाएगा आउटवर्ड फोर्स एक्टिंग ऑन द ड्रॉप, बाहर से ड्रॉप पे कितना फोर्स एक्ट कर रहा है। तो F इक्वल टू आ जाएगा P माइनस पी ए अंडर ब्रैकेट इनटू, आप जानते हैं कि सरफेस एरिया ऑफ द ड्रॉप होता है 4πr²। आगे बढ़ते हैं। ड्रॉप एक्सपेंड्स ड्यू टू दिस फोर्स थ्रू dr। मान लीजिए कि जो फोर्स लग रहा है, जो एक्सेस प्रेशर है ड्रॉप के अंदर, उसकी वजह से इस ड्रॉप में एक्सपेंशन होता है और उसका रेडियस जो है वो dr रिस्पेक्ट में इंक्रीज कर जाता है, dr और इंक्रीज कर जाता है। तो वर्क डन कितना होगा, तो फोर्स इंटू चेंज इन रेडियस, फोर्स है P माइनस पी ए इंटू 4πr², जो कि अभी जस्ट हमने कैलकुलेट किया है, इंटू dr। और ये जो वर्क डन होगा वो उस ड्रॉप में जो पोटेंशियल एनर्जी डेवलप हुई है उसके इक्वल होगा। तो इसी वजह से हमने लिखा है इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ड्रॉप दैट इज इक्वल्स टू वर्क डन। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। डेराइव एन एक्सप्रेशन फॉर एक्सेस प्रेशर इनसाइड ए लिक्विड ड्रॉप। कोई लिक्विड ड्रॉप है तो उसके अंदर जो एक्सेस प्रेशर होगा उसके लिए क्या एक्सप्रेशन बनेगा, और इसके लिए हमने कंसिडर किया है एक लिक्विड ड्रॉप जो कि रेडियस r वाला है। अंदर से लिक्विड के अंदर जो प्रेशर लग रहा है वो है P, और बाहर का जो प्रेशर है वो PA, जैसा कि हमने लिखा है। लिक्विड पे एक सरफेस टेंशन काम कर रहा है जिसको कैपिटल T से रिप्रेजेंट किया गया है। सो द एक्सेस प्रेशर होगा इनसाइड द ड्रॉप, वो हो जाएगा P माइनस पी ए, क्योंकि लिक्विड अपने आप को मेंटेन किए हुए, ऑब्वियसली जो इंटरनल प्रेशर है, जो प्रेशर इनसाइड द ड्रॉप है वो ज़्यादा है, तो P माइनस पी ए हो जाएगा। नाउ द आउटवर्ड फोर्स एक्टिंग ऑन द ड्रॉप, बाहर की तरफ इस प्रेशर की वजह से जो बाहर की तरफ फोर्स लग रहा है वो कितना होगा, तो वो होगा प्रेशर ऑन द ड्रॉप इनटू द सरफेस एरिया, जितने सरफेस एरिया पे वो प्रेशर अप्लाई हो रहा है, प्रेशर इनटू एरिया दैट इज व्हाट, फोर्स। तो प्रेशर कितना है, P माइनस पी ए है एक्सेस प्रेशर, इनटू 4πr², जो कि सरफेस एरिया होगा ड्रॉप का। आगे चलते हैं। अब ये जो ड्रॉप है वो उस फोर्स की वजह से एक्सपैंड होगा और उसका रेडियस dr के रेस्पेक्ट में बढ़ जाएगा। तो वर्क डन कितना हुआ, फोर्स इनटू चेंज इन रेडियस, आप लिखते हैं फोर्स इनटू लेंथ या फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट वर्क डन के लिए, तो यहाँ पे फोर्स इनटू चेंज इन रेडियस। फोर्स कितना है, P माइनस पी ए इंटू 4πr² इंटू रेडियस में कितना एक्सपेंशन हुआ, तो dr। अब ये जो वर्क डन होगा वो इस ड्रॉप में इनबिल्ट पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल हो जाएगा, जो पोटेंशियल एनर्जी इस ड्रॉप में स्टोर होगी उसके इक्वल हो जाएगा ये वर्क डन। तो पहले निकालते हैं, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ड्रॉप में हुआ इंक्रीज, तो वो आ जाएगा सरफेस टेंशन इनटू इंक्रीज्ड एरिया। सरफेस टेंशन को जब एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हमें प्रोवाइड करेगा इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ड्रॉप। तो सरफेस टेंशन कितना है, कैपिटल T, और उसके साथ जो हमने एरिया है इंक्रीज्ड एरिया ले लिया, तो फाइनल एरिया देखिए बनेगा 4πr² होल स्क्वायर, और पहले से जो इनिशियल एरिया है वो 4πr²। नेक्स्ट स्टेप में जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे यू विल गेट T/4πdr² प्लस 8πr/dr। आप इस टर्म को r प्लस dr का होल स्क्वायर के टर्म में a प्लस बी होल स्क्वायर के टर्म के जैसे ब्रेक कर देंगे, स्प्लिट कर देंगे, तो ये टर्म आपको मिलेगा।
अब यहाँ पे जो डी आर है वो बहुत स्मॉल क्वांटिटी है, तो उसका स्क्वायर और भी स्मॉल होगा, तो उसे हमने नेग्लेक्ट कर रखा है यहाँ पे। तो फाइनली मिलेगा टी माइनस 8 पाई आर डी आर। अब ये जो वर्क डन है उसे इक्वेट करा देते हैं इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ड्रॉप से। तो लिखेंगे P माइनस पी ए इंटू 4 पाई आर स्क्वायर डी आर, एंड दैट इज इक्वल टू टी इंटू 8 पाई आर डी आर। डी आर से डी आर कैंसिल, आर से आर स्क्वायर आर टाइम्स में कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, 4 से 2 टाइम्स में 8 कैंसिल, सब कुछ यहाँ दिया हुआ है। तो फाइनली आपको मिल जाएगा P माइनस पी ए दैट इज इक्वल्स टू 2T अपॉन R, एंड दिस इज व्हाट एक्सेस प्रेशर इनसाइड द लिक्विड ड्रॉप। आइए चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। व्हाट इज अ सिंपल पेंडुलम? क्वेश्चन नंबर 11 का पार्ट ए है। तो सिंपल पेंडुलम इज अ पॉइंट मास सस्पेंडेड बाय अ वेटलेस inextensible and a perfectly flexible string from a rigid support about which it can vibrate freely। तो प्रैक्टिकली ऐसा पेंडुलम पॉसिबल नहीं है, तो आप कर क्या सकते हैं कि एक मेटालिक बॉब ले लेंगे इसके जैसा, और उसको एक कॉटन स्ट्रिंग से एक रिजिड सपोर्ट के थ्रू लटका देंगे, और ये बन जाता है एक तरीके का सिंपल पेंडुलम। अब इसकी प्रॉपर्टी है कि जो स्ट्रिंग है वो वेटलेस होना चाहिए, साथ में वो एक्सटेंड करने वाला नहीं होना चाहिए, दैट मीन्स इनएक्सटेंसिबल होना चाहिए, और साथ में परफेक्टली फ्लेक्सिबल होना चाहिए। तो वैसे स्ट्रिंग से अगर किसी रिजिड सपोर्ट को आप फिक्स कर देते हैं, है ना, तो वो कहलाता है सिंपल पेंडुलम, जबकि ये प्रैक्टिकली इन प्रैक्टिस पॉसिबल नहीं है। बट ऐसा मान के चलते हैं कि जो हमने रिक्वायरमेंट्स बताया अगर वो फुलफिल होता है तो वो एक सिंपल पेंडुलम है। राइट एन एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम। टाइम पीरियड निकालना है सिंपल पेंडुलम का, टाइम पीरियड जिसमें कि वो एक कंप्लीट ऑसिलेशन पूरा कर सके। तो टाइम पीरियड टी इक्वल टू लिखते हैं 2 पाई अंडर ब्रैकेट डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सेलरेशन। अब यहाँ पे इस डायग्राम में आप देख सकते हो डिस्प्लेसमेंट है y, ये जो है वो y डिस्प्लेसमेंट है, तो y डिवाइडेड बाय एक्सेलरेशन। सो डिस्प्लेसमेंट y लिखा और डिवाइडेड बाय एक्सेलरेशन a। तो फाइनली हमें मिलता है t इक्वल टू 2 पाई अंडर ब्रैकेट y अपॉन a, एंड दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम। नेक्स्ट है व्हाट इज द इफेक्टिव लेंथ ऑफ सेकेंड पेंडुलम। एक पेंडुलम है जिसको आप सेकेंड पेंडुलम कहते हैं, और उस पेंडुलम का जो इफेक्टिव लेंथ है वो होना चाहिए 1 मीटर या फिर 100 सेंटीमीटर। जिस स्ट्रिंग की हम लोग बात कर रहे थे वो होना चाहिए 1 मीटर या फिर 100 सेंटीमीटर। तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही रहेगा। नेक्स्ट वाले लेक्चर में फिर से मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 12 से आगे तक के लिए। तब तक के लिए जय हिंद।